बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप उम्मीद करता हूँ कि आप नमाज़ अदा करते हों, कुरान पाक पढ़ते होंगे, अमल करते होंगे। अब स्टूडेंट एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमें ना अल्लाह ताला पे हमें यकीन होना चाहिए। यकीन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपको देखें, जब यकीन, अल्लाह ताला से बड़ा कौन है? अल्लाह ही है ना, उससे बड़ा तो है कोई नहीं। तो यकीन इतना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो हमारा वो यकीन बढ़ना ही चाहिए। कभी प्रॉब्लम में आपको नहीं आना चाहिए। कोई बात ऐसी है जो आपने नीयत की कि ये हो जाए, अगर वो नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यकीन में कमी आ जाए? नो, ऐसा नहीं करना। हमारी अकल जो है उसकी लिमिटेशन है। जितने से बड़ा भी कोई भी कहता है कि मैं बड़ा अकल वाला हूँ, अगर जो कहता है ना बड़ा अकल वाला, तो वो बस सुभान अल्लाह ही है। तो आप अगर कोई बात पूरी नहीं होती तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। तो अब वो चीज़ अगर नहीं ज़ाहिरन आपको हो रहा है कि जिसमें कोई मसला शायद मुझे लग रहा है, लेकिन वो भी आपका फ़ायदा ही है। अभी आपको वहाँ तक अकल नहीं ना जा रही है आपकी, ठीक है। तो इसलिए कभी ऐसा परेशान नहीं होना। मेहनत करने का कहा गया है, अल्लाह की तरफ चलने का कहा गया है। कुछ भी अगर हो जाए तो फ़िक्र नहीं लाना आपने अल्लाह ताला पे यकीन ही रखना है कि अल्लाह ताला जो है। अब देखें ना, हम दुआ करते हैं, कोई दुआ की, जितनी मेरी सोच थी उसके हिसाब से मैंने दुआ की। अब ये है कि अगर आप अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानता है। आपने दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देना चाह रहा था। आपने दुआ की, अपनी तरफ से बड़ा आपने ऊंचा करके अपनी दुआ बड़ी उठा के आपने की, लेकिन अल्लाह तो उससे भी ज़्यादा आपको देना चाह रहा था। तो ज़ाहिर है अल्लाह तो फिर भी देता है, खैर ऐसी बात नहीं है। तो उसमें अब आपने दुआ की तो वो आपको मिल गया। अगर आप अल्लाह ताला पे छोड़ें कि अल्लाह तू ही देने वाला है, फिर ये दुआ बड़ी हुई कि नहीं? आपने जो दुआ की आपको मिल गई, आपने अपनी तरफ से बड़ा ऊंची करके दुआ मांगी, लेकिन अल्लाह तो उससे ज़्यादा देना चाह रहा था आपको। आपने दुआ कर दी, कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिए, तो आपको उससे कम मिल गया कि ठीक है जो तुम दुआ कर रहे थे। वो जिस तरह था गज़वा बदर की बातें, तो बेटा आप मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं कि उन्होंने क्या, वो जो दूसरों ने खाना काबा से लिपट के कहा नहीं था कि अल्लाह जो हक पे है फिर उसको फ़तह अता कर, तो खुद ही दुआ कर रहे हैं अपने ख़िलाफ़ ही, ठीक है। तो अब ये जो है, फिर वो जो प्यारे आका ने कहा कि हाँ देखो जो दुआ की थी वो कबूल हो गई ना, जो हक पे थे वही कामयाब हुए। तो इसलिए जो है फ़िक्र नहीं लानी, अल्लाह ताला के साथ यकीन बढ़ाना ही है। लेकिन फिर भी जितना आप कर सकते हैं वो आपने इबादत करनी ही करनी है। 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। और उसमें अल्लाह के करम से आ रहा है कि जी बेटा बातें बहुत ज़्यादा हैं, इल्म बहुत ज़्यादा है, प्यारे जो आयतें हदीसें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अल्लाह आका ने हमें किसी भी सिचुएशन में हम परेशान हो जाएं, आका से ज़्यादा हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो हदीसें जो मुख्तलिफ होती हैं ताकि कोई भी सिचुएशन हो जाए मेरे उम्मती को परेशानी ना हो कि ये सिचुएशन होगी तो फिर क्या करना है। तो ये मुख्तलिफ जो है, आका तो हर चीज़ जानते हैं, लेकिन हर सिचुएशंस में हमारी रहनुमाई की गई है ताकि उम्मत किसी भी सिचुएशन में परेशान ना हो। उसको ये ना मसला पड़ जाए कि ये एक पॉइंट आ गया तो मैंने क्या करना है। हर चीज़ हमें इससे मिल जाती है, ठीक है। उसमें वो कहा गया है कि 7 लोग वो जो उस पर अल्लाह अल्लाह कि वो क़यामत में आखिरत में अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। अब वो बात आ रही, बड़ी बड़ी प्यारी बातें हैं। कोई जो मस्जिदों से प्यार करता है उधर ही रहता है, उधर ही उसकी तलब होती है। जो जवानी में इबादत गुजार, जवानी का इबादत गुजार, वो क़यामत वाले दिन आखिरत में अल्लाह ताला के अर्श के साए पे होगा जहाँ पे कोई साया नहीं होगा। और उसमें अल्लाह के करम से वो मुझे याद आ रहा है कि वो 7वें पॉइंट में लिखा हुआ था कि जो अकेले में अल्लाह ताला से गुफ्तगू करता है, रोता है, अल्लाह ताला से मांगता है अकेले में, वो अब वो जो अकेले में मांग रहा है वो तो किसी को पता चल रहा है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ बातें हैं। जो मस्जिदों से प्यार करने वाला, जवानी के इबादत गुजार, वो जो अकेले में अल्लाह ताला से कनेक्ट होता है और कहता है कि अल्लाह मुझे बस तू ही चाहिए, तू ही चाहिए मुझे, बस तू ही मुझे बचाने वाला है, और है कौन मेरा बचाने वाला, ठीक है। तो ये बातें जो हैं
ये बातें बड़ी हैं बेटा, इस पे ज़रा इल्म लिया करें जितना हो सकता है। बुनियादी अकायद जो हैं इसका इल्म हमारे लिए ज़रूरी है। जब दूसरे करी जाते हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि ये हमारे तक इल्म नहीं पहुँचा। आप गूगल मुफ्ती गूगल से तो आप हर चीज़ गेट कर लेते हैं, तो ये इल्म नहीं आप गेट कर सके, ये कैसे है? फिर जब आपको पता है कंप्यूटर का मसला है तो कंप्यूटर टीचर से करेंगे सब्जेक्ट का, तो फिर आपके पास मस्जिद के मौलवी साहब उलमा मौजूद हैं। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, को हमको काफिर मुल्क में तो नहीं रहते, तो यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ज़ाहिर है ऐसी कोई चीज़ खरीदनी हो तो आप देखें किस तरह उसको करते हैं, गेट करते हैं। तो अल्लाह ताला हम पे अपना करम करें। चैप्टर 5 जो है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 तक थ्योरी थी जो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसको सेकेंड ईयर के लेवल पे जितने टॉपिक्स की इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर है वो चैप्टर 5, 6, 7 में हमने करनी है। और ये चैप्टर 5 का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जो सी लैंग्वेज की थी उसमें चैप्टर 8 से ही सी लैंग्वेज हमारी स्टार्ट हो गई थी और 14 चैप्टर तक हम टॉपिक भी पढ़ते रहे और उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहे। लेकिन डेटाबेस में जो है फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने थ्योरी पढ़ी है। आप उसकी जो सिलेबस और जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो टॉपिक्स रिक्वायर हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करना है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है टूल उसके ज़रिए से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक स्किप भी मज़ीद हो चुके हुए हैं, तो अब इसको हम चैप्टर 5 को इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, अब इसमें जितने भी टॉपिक होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस और टूल को अकॉर्डिंगली ज़हन में रख कर जो है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैप्टर 5 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए चैप्टर 5 जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज 47, और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये जो है ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चैप्टर 5 जो है ये हम करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। अब ये हमारे जो टूल जो है, ये हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स में जितनी थ्योरी पढ़ी थी उसको एज ए टूल अगर हमने अप्लाई करना हो तो हमारे सेकेंड ईयर सिलेबस बोर्ड की तरफ से जो हमने पढ़ना है टूल वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा वैसे तो क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक स्किप हो गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जिस तरह फर्स्ट ईयर में था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 और 2003 हमारे सिलेबस में शामिल था, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी 2000 और 2003 शामिल था। इसी तरीके से जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी 2000 और 2003 ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अदरवाइज़ अगर आपके कंप्यूटर में जो हम इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल जो है वो ये 2019, 18 ये इंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है वो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में स्किप कर दिए गए हैं। आपकी चैप्टर 5, 6, 7 में आपको जो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं वो डायग्राम जो है वो ऑफिस 2000, 2003 के अकॉर्डिंगली ही हैं, ठीक है। लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्किंग जो है इन टूल के अंदर जो है मिलती जुलती है और नए वर्जन के अंदर तो ज़्यादा आसानी, ठीक है, दी गई है। तो अब ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसकी हम थ्योरीज कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके लिए हम करेंगे ये, आप लाइंस अगर ये करते हैं, ये इतनी लाइनें आप कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइंस, तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल DBMS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक ये पॉपुलर और एक पावरफुल DBMS है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया, तो इनकी मेन जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है इसका ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस एनवायरनमेंट, कि हम जो है बड़ी आसान तरीके से, आसानी से ये हम एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं। और उसमें यूज़र फ्रेंडलीनेस, यूज़र ईजीनेस, ये कोशिश की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कि उसमें चाहे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर को आगे वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ईजीनेस का फैक्टर मौजूद रहे।
अब हमने DBMS के जितने भी फीचर जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उसको हमने अप्लाई करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के मदद से अगर हम करेंगे तो इसमें भी हमें भी ईजीनेस का फैक्टर मिलेगा। Microsoft Access is one of the most popular and powerful DBMS. It has many built-in features to assist you in constructing DBMS. इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप DBMS आसानी से बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। MS Access is much more involved and is a more genuine DBMS than other programs such as Microsoft Works. ये भी हमारे पास है लेकिन ये ज़्यादा जेन्युइन और इजी टू यूज़ और इसमें फ़ीचर ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Microsoft Access is a RDBMS, Relational Database Management System, that you can use to store and manipulate large amount of information, जिसकी मदद से आप ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट या मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है ये चैप्टर 5 जो है इससे भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो अभी हमारे पास आ गया कि ये बेनिफिट्स का क्वेश्चन है कि जी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS Access या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS Access IDE, ये अब हम टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है चैप्टर 5 को, इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर से भी हमने इसको कंसिडर करना होगा। अब स्टूडेंट कोई भी सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है तो वर्क के साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटी अब आपको प्रोवाइड की जाती है कि अगर आप कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, अब वो जो नए वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अब ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट आता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट आता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर काफ़ी बनी बनाई चीज़ें पहले से ही मौजूद होती हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट को चीज़ आपने बनानी है और अगर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं वो आप उसको यूज़ कर लें, अप्लाई कर लें। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो MS Access जो है ये क्या है, DBMS है, RDBMS है, इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, डेटाबेस ही बनाएंगे ना। अब जब डेटाबेस बनानी है तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर डेटाबेस पहले से बनी हो, डेफिनेट हो नहीं सकता, इसके अंदर होती हैं। तो अब पहला जो इसका बेनिफिट है वो है सैम्पल डेटाबेसेस। अब इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। इट इंक्लूड सैम्पल डेटाबेस एप्लीकेशंस टू असिस्ट यू लर्न अबाउट रियल वर्ल्ड टेबल्स। आगे इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी डेटाबेस के अंदर जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं और वही कंपोनेंट्स जो है एज ए टूल हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो डेटाबेस में तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं टेबल, फॉर्म, क्यूरीज और रिपोर्ट्स। ये मेन कंपोनेंट्स हैं और यही हमारे सिलेबस में शामिल हैं। दो जो टूल्स, जो कंपोनेंट जो हैं वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, टेबल और क्यूरी चैप्टर 6 में करेंगे और चैप्टर 7 में फॉर्म और रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बनी बनाई डेटाबेसेस अवेलेबल हैं और डेटाबेस जो है उसके अंदर जो है जो जनरल लाइफ से रिलेटेड जो डेटाबेसेस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो बनी बनाई डेटाबेसेस मौजूद हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो है टेबल्स, फॉर्म, क्यूरीज, रिपोर्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं। और क्योंकि जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो जब आप डेटाबेस की या किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का आने का फ़ायदा ये क्या होता है कि डाटा डुप्लिकेशन जो है उसको रोका जाता है। क्योंकि मैनुअल जो पेपर फाइल सिस्टम होता है उसमें डाटा मुख्तलिफ पेपर फाइल्स में रखा होता है। आपको अगर कोई आंसर आउटपुट रिक्वायर है, कभी आपको एक फ़ाइल पिक करनी पड़ती है पेपर फाइल, उसमें से कुछ नोट करना पड़ता है, फिर दूसरी पेपर फाइल पिक करनी पड़ती है, उसमें से कुछ नोट करना पड़ता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर में रिलेशनशिप का कंसेप्ट मौजूद होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को आप रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किसी मेन कंपोनेंट को ओपन करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको बार बार डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स को ओपन नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ पे जो सैम्पल डेटाबेस है इसमें डेटाबेस के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं और इन कंपोनेंट्स को आपस में रिलेट भी किया गया है। ठीक है, लेकिन अब जो रिलेशनशिप का टॉपिक है जो
सी लैंग्वेज में जो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था चैप्टर 14, उधर हमने पॉइंटर का कोई टॉपिक पढ़ा था। पॉइंटर की मदद से जो है ऑब्जेक्ट्स को रिलेट किया जाता है अगर हम कोई स्ट्रक्चरल कनेक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये काम जो है जब डेटाबेस में किया जाता है, अब तो हम MS एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है बड़ी आसानी से इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसको हम देखेंगे, रिलेशनशिप जो है चैप्टर 6 में हमने करना है। लेकिन यहाँ पे सैम्पल डेटाबेस का मतलब क्या है कि बनी बनाई डेटाबेसेस मौजूद हैं। अगर वो आपका जो भी वर्किंग करनी है, अगर बनी बनाई डेटाबेस के अंदर वो ऑप्शन मौजूद है तो फिर आप वही डेटाबेस इस्तेमाल कर लें, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पहला बेनिफिट है। फिर दूसरा है बेनिफिट इसका विज़िट। विज़िट क्या होता है? डिफरेंट ईजी टू यूज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसकी मदद से आप कोई जो वर्किंग करना चाह रहे हैं, फंक्शनैलिटी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट इजी टू यूज़ स्टेप्स हैं। जिस तरीके से आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप नेक्स्ट करते रहते हैं और एंड पे जो है फिनिश की ऑप्शन मौजूद होती है। अब नेक्स्ट जब आप करते हैं तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से वो आप फंक्शन अचीव कर लेते हैं। तो इधर भी डेटाबेस जो है बनाने के, एक तो ये है सैम्पल डेटाबेस के बनी बनाई डेटाबेसेस मौजूद हैं। अगर आपका टॉपिक जो है वो बनी बनाई डेटाबेस से कवर हो जाता है तो आपको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटाबेस जो मौजूद हैं आप उसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने बनानी भी है तो आप एक बेनिफिट विज़िट का भी है कि आप इजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स की मदद से आप डेटाबेस बना भी सकते हैं आसानी से। ये इसका सेकंड बेनिफिट है। इट मेक्स वेरी इजी टू क्रिएट ए डेटाबेस। आप डेटाबेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स की मदद से। यू कैन चूज़ फ्राम सेवरल एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। डिफरेंट डेटाबेस की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं डेटाबेस विज़िट्स में। आप किसी भी विज़िट पे क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट स्टेप्स आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप डेटाबेस बना सकेंगे। फॉर सच स्टोरेज यूजेस एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, लेजर और डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप इन आसानी से जो स्टेप्स हैं, इजी टू यूज़ स्टेप्स, इसकी मदद से डेटाबेस बना लें और उसके बाद अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप उसमें चेंजेस थोड़ी सी कर लें। आपको कंप्लीट खुद तो नहीं बनाना पड़ा ना। देखें, आसानी से आपने डेटाबेस बना ली किसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर हैं तो आप उसमें माइनर चेंजेस कर लें। आपको सारी चीज़ ऑटोमेटिकली फ्रॉम रॉ तो नहीं ना बनानी पड़ी। तो ये है, आप यू कैन क्रिएट, आप इन विज़िट्स इजी टू यूज स्टेप्स की मदद से आप डेटाबेस बना लें एंड देन मॉडिफाई दीज डेटाबेसेस टू मीट योर ओन नीड्स, और इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको चेंजेस कर लें। ठीक है। फिर अगला बेनिफिट है कीज़ टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर। अब जब आप कोई स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिज़ाइन किए, हम बात ही यही कर रहे हैं कि नॉर्मल टॉपिक हम कर रहे हैं बेनिफिट कीज़ टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर। अब हमने ये बात की है कि चैप्टर 14 में पॉइंटर का टॉपिक हमने पढ़ा और पॉइंटर का टॉपिक जो है स्ट्रक्चर कनेक्शन टेक्निक का टॉपिक है, जिसकी मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे चैप्टर 6 के अंदर रिलेशनशिप जब हमने करना होगा तो दो या दो से ज़्यादा जितनी भी एंटिटीज़ हैं इनको हम रिलेट तो करेंगे, क्योंकि रिलेट अगर नहीं करेंगे तो फिर तो वही बात आ गई कि नॉर्मल पेपर फाइल जो है, आप पेपर फाइल को ओपन करते हैं और उसमें से कुछ डाटा नोट करते हैं, तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर की फाइल्स को ओपन करना शुरू कर दिया अलग अलग। तो बात तो वही आ गई। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक है सिस्टम है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंट जो कंप्यूटर की फाइलों को तो ओपन करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप करेंगे, अगर किसी स्ट्रक्चर कनेक्शन टेक्निक की मदद से, पॉइंटर की मदद से आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खैर ऐसी बात नहीं है, आगे जब आप मेहनत करते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, स्पीड एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप MS एक्सेस की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करेंगे तो हम चैप्टर 6 में देखेंगे कि ये बहुत आसानी से इन टेबल्स को, रिलेशंस को आपस में रिलेट किया जा सकता है। सिंपल माउस जो है बटन की मदद से क्लिक करेंगे, क्लिक के बाद में आप ड्रैग करेंगे तो एक रिलेशन का ताल्लुक दूसरे रिलेशन के साथ बन जाएगा। बड़ी आसानी से होगा। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इन रिलेशंस को आपस में टेबल को रिलेट कर देंगे। तो ये इसका बेनिफिट है, की टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड हाउ टू क्रिएट एन रिलेट टेबल, जब आप डिज़ाइनिंग में डिसाइड कर लेते हैं लॉजिकली
कि कैसे टेबल को रिलेट करना है, क्रिएट करना है। यू कैन ईजीली व्यू ऑल द रिलेशनशिप्स इन द डेटाबेस विद द ग्राफिकल इंटरफेस इन द रिलेशनशिप विंडो। रिलेशनशिप विंडो एक आएगी, रिलेशनशिप विंडो के अंदर डिफरेंट हम रिलेशंस टेबल्स देखेंगे और वहीं पर हम जो है ग्राफिकली माउस की मदद से बड़ी आसानी से आप टेबल्स को, रिलेशंस को आपस में रिलेट कर सकेंगे इस फीचर की मदद से, इस बेनिफिट की मदद से। दिस मेक्स वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स ऑफ रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन मच ईजियर एंड मोर मैनेजेबल। और इसका फ़ायदा क्या है कि रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो एक रिलेशनशिप का एक टॉपिक है जिसको टफेस्ट कहा जाता है रिलेट करना, लेकिन वो बड़ी आसानी से हम जो है बहुत अच्छे तरीके से हम ये रिलेशनशिप क्रिएट कर सकेंगे। ये भी MS एक्सेस जो है जब उसकी मदद से हम डेटाबेस को डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, यकजा करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एक्सेस जो है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हम टेबल बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका तो एनवायरनमेंट ही टेबल व्यू, टेबल स्टाइल है। तो अब एक्सेस जो है इसमें भी हम टेबल्स और रिलेशन की बात करते हैं। तो अब इसका बेनिफिट है MS एक्सेस का कि इसमें डाटा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में मौजूद है आप उसको एक्सेस के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। एक्सेल के डाटा को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर लेके आ सकते हैं, एक्सेस के डाटा को आप एक्सेल में लेके जा सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनके डाटा को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये भी इसका बेनिफिट है। यू कैन यूज़ एक्सेस विद वर्ड, एक्सेल एंड अदर ऑफिस एप्लीकेशन टू क्रिएट मेल मर्ज। और इसके इंटीग्रेट करने की मदद से आप मेल मर्ज, आप टॉपिक को मेल मर्ज कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट बना सकते हैं और अदर डिफरेंट जो है वो डाटा को यूज़फुल जो है बनाने के लिए डिफरेंट मेथड जो है, डिफरेंट आगे फंक्शनलिटी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। फिर आगे अगला जो बेनिफिट है वो है हमारे पास ईज़ियर प्रोग्रामिंग। अब ठीक है हमारे पास इजी टू यूज़ एनवायरनमेंट है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या होता है, स्ट्रक्चर कनेक्शन जो मेथड्स हैं, कमांड, उसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शनलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फंक्शनलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो अवेलेबल है वो तो हम कर ही सकते हैं, ईजी टू यूज़ एनवायरनमेंट, लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आप गेट करना चाह रहे हैं, फंक्शनलिटी गेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फिर प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट मौजूद है, तो उसकी मदद से हम एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फंक्शंस गेट कर सकते हैं। ईजियर प्रोग्रामिंग, यू कैन यूज़ रिलेटिवली सिंपल कोड विद मैक्रोज टू ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। फर्स्ट स्टूडेंट अगर याद करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर 8 के अंदर भी मैक्रो का हमने एक फ़ीचर पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो कमांड, मैक्रो कहते हैं कि डिफरेंट जो कमांड्स जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ कोई की एसोसिएट की होती है। जब की प्रेस करते हैं तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। अब इस तरीके से डिफरेंट कीज़ जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी, एक ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसको भी इसके साथ एक की अटैच करना चाहते हैं, जब वो की प्रेस करेंगे तो अब वो की मदद से एक फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म होंगे, तो इसको मैक्रो कहा जाता है, जो आप फर्स्ट ईयर में भी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था। तो अगर आपने कुछ आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग करनी, एफिशिएंसी आपको रिक्वायर है, फंक्शनैलिटी जो सेपरेट अवेलेबल है उसको कंबाइन करना चाहें तो आप मैक्रो की फैसिलिटी MS एक्सेस में भी मौजूद है कि जो टास्क फंक्शनलिटी अवेलेबल है उसको ऑटोमेट आप कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपने कोई और कॉम्प्लेक्स, और यू कैन ट्राई मोर कॉम्प्लेक्स एंड फ्लेक्सिबल कोड विद VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एब्रीवेशन विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और मज़ीद कोई कॉम्प्लेक्स जो है प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटी आप गेट करना चाहते हैं तो आप VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये इस फीचर की मदद से, इस टॉपिक की मदद से भी आप एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सेस के अंदर डिफरेंट ग्राफिकल शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट हिंट्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप ईजियर कोड लिख सकते हैं।
फिर अगला बेनिफिट कॉमन स्टैंडर्ड, जो चैप्टर 1 में आपने फीचर्स ऑफ DBMS पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज जो है इजी टू यूज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है। तो अब क्योंकि हर डेटाबेस के बैकग्राउंड में एक क्यूरी लैंग्वेज SQL अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो SQL जो लैंग्वेज है उसकी कमांड्स हर डेटाबेस के बैकग्राउंड में अवेलेबल है, तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड सा नहीं बन गया। अब क्योंकि अवेलेबल है तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया। अगर आपको SQL आती है तो अब आप इसको SQL लैंग्वेज जो है इसको MS एक्सेस के बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। Oracle साइबेस कोई भी डेटाबेस है उसके अंदर आप इसको, क्योंकि एक जो हमारे पास स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो उसको किसको बना दिया गया है, SQL को। तो आप कॉमन स्टैंडर्ड भी इसके अंदर एक मौजूद है। इट यूजेस स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प एप्लीकेशन स्केल अप टू वर्क विद इन लार्जर इन्वायरमेंट्स, जो है जो बड़े इन्वायरमेंट्स हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो जिस तरह आप Oracle की बात की जाती है, तो आप ये इसकी कमांड जो हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी आपको एक्सेस में मिल जाती है और आपको इसकी फंक्शनैलिटी जो है बेनिफिट्स आपको Oracle एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। एक स्टैंडर्ड बन गई। अगर SQL आती है तो इसका फ़ायदा आपको होना ही होना है हर डेटाबेस के बैकग्राउंड में, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। Access uses objects and SQL structure query language to make its code adaptable from the, ये दो लफ्ज़ काट दें, from the दो लफ्ज़ काट दें, to make its code adaptable to other application। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका कोड जो है जो आप MS एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं उसका कोड किसी और एनवायरनमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या इसका मतलब अब यही ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर जो हाउस के अंदर डिफरेंट टूल्स पे काम किया जाता है और उसको बाद में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ना, इंटीग्रेट तो किया जाएगा। क्योंकि अब जो है कोई भी प्रोडक्ट भी आप ख़रीदते हैं तो उस कंपनी की जेन्युइन पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं और आप किसी और कंपनी के पार्ट्स जो हैं वो भी आप उस प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही है कि डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वो उसकी प्रोडक्ट जो है किसी भी और कंपनी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह बाइक है, गाड़ी है, उसके आप किसी और कोई और कंपनी के पार्ट्स भी तो उसमें लगा सकते हैं ना। उसका फ़ायदा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उसके पार्ट जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पार्ट्स जो हम यूज़ कर लेते हैं। इसका फ़ायदा हमें वैरायटी मिल जाती है, कई दफ़ा हमें प्राइस भी जो है वो कम मिल जाती है। कम प्राइस के अंदर भी वो हम पार्ट जो है अपनी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी डेटाबेस की जब बात करते हैं तो उसमें भी एक फ़ायदा है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है SQL। अब इसमें अगर आप कोडिंग करेंगे तो इसका कोड जो है आप किसी और एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आखिरी हमारे पास जो बेनिफिट है वो रिडंडेंसी, इसको ज़रा ज़हन में रखना है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन। तो ये बेनिफिट में रिडंडेंसी नहीं होती। ठीक है। तो ये अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये फर्स्ट 4 लाइन्स तक करना है। आखिर ये 2 लाइन जो आपको नज़र आ रही हैं ये अलग से रिडंडेंसी का शॉर्ट क्वेश्चन है। रिडंडेंसी का मतलब इसका बेनिफिट है कि रिडंडेंसी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती। डुप्लीकेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने रिलेशनशिप का टॉपिक जो अप्लाई किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया हुआ है। जब कभी आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारा रिलेटेड डाटा जो है आप गेट कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट्स को रिलेट किया हुआ है। ठीक है। तो रिलेशनशिप की मदद से रिडंडेंसी जो है डुप्लीकेशन ख़त्म होती है। ठीक है। पहले 4 लाइनें करेंगे। MS एक्सेस अलाउ यू टू स्टोर, रिट्रीव, सॉर्ट, एनालाइज एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन कंटेन इन डेटाबेस। डाटा में बी मैनिपुलेटेड विदाउट डाटा रिडंडेंसी। डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा रिडंडेंसी के बगैर। डाटा डुप्लीकेशन नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने रिलेशनशिप का टॉपिक इस्तेमाल किया और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिलेट किया हुआ है। रिलेट किया होता है उसका मतलब क्या होता है कि डाटा जहाँ पे रिक्वायर है, जहाँ पे मौजूद है, वहीं पर अवेलेबल है। आप डिफरेंट कनेक्शन टेक्निक्स की मदद से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ डाटा। ठीक है। ये 3 लाइनें करेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करते हैं तो रिडंडेंसी की फर्स्ट 3 लाइन्स करेंगे। ये आखिरी 2 लाइन्स जो हैं ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में रिडंडेंसी की ये फर्स्ट 3 लाइन्स करेंगे। आगे आखिरी जो 2 लाइन्स हैं वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। रिडंडेंसी का मतलब है डाटा जो है मल्टीपल फाइल्स में वो डुप्लीकेट किया जा रहा है, इसको रिडंडेंसी कहा जाता है।
इट वेस्ट दी स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर, इससे कंप्यूटर का जो स्टोरेज मीडिया वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डाटा एक जगह पे भी मौजूद है, अब दूसरी जगह पे भी आपने उसको सेव किया हुआ, ठीक है। तो ये अलग से रिडंडेंसी का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर, ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया और उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेफिनेशन की। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया कि जो एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस या एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस IDE, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि 2 बेनिफिट्स बता दें, तो इसमें से कोई 2 बेनिफिट्स बताएंगे ये। और उसके बाद रिडंडेंसी में आपको कहा था कि आखिरी 2 लाइनें जो हैं ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और लेक्चर जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।